तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे, और अच्छे नहीं है तो कृपया सेफ रहने का ट्राई किए करें। क्या कि अभी थोड़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा स्टे रजाई एंड स्टे सेफ। ठीक है बच्चों? तो आज की इस वीडियो पर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या निकलने वाला है अंदर। ठीक है, एंड आपने सब टाइटल सब देख रखे होंगे, उसी के बाद आपने एंटर किया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की कुछ धमाकेदार चीज के बारे में। तो धमाकेदार चीज मैंने लास्ट वीडियो में डाली थी, उसी का मैं ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके लिए। तो पार्ट 2 में थोड़ा सा रेस्पॉन्स ठीक था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, तो उसको एक बार फिर से जाके देखो। मैंने कहा था कि मैं पूरी ऐसे बुक का करूंगा, तो इसलिए मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो कृपया एक बार पहले वाले पार्ट को भी देख लीजिए। आपको ऊपर आ गया होगा, वहां पे जाके टैप कीजिए, एंड कार्ड आया होगा, उस पर टैप करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको चिपकी हुई, वहां से उठा लेना उसको। तो ठीक है, ज्यादा फालतू की बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। हाँ, तो इंट्रो आपने देख लिया होगा, अच्छा लगा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इसमें वही टाइम दे रखा है, उतने ही 30 मिनट में दे रखा है, और 30 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखते हैं कितने टाइम में कर पाते हैं हम। लास्ट वीडियो में मैंने जैसा बताया था, उन्हीं की एप्लीकेशन से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे सबको। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखो, ऑप्शन में पहला दे रखा है लिथियम, दूसरा दे रखा है कैल्शियम, तीसरा दे रखा है कॉपर, और चौथा दे रखा है आयरन। अब देखो, आयरन लोहे को तो काट ही नहीं सकते हैं। काटा होगा आपने चाकू से, भाई अपने ऐसे हमारा ये कटा होगा? नहीं कटा। कॉपर भी नहीं कटता ऐसे करने से। तो फिर बचा कौन? कैल्शियम और लिथियम। तो इनमें से कौन होगा? देखो, कैल्शियम को भी हम चाकू से नहीं काट सकते। क्या नहीं काट सकते? कैल्शियम को चाकू से नहीं काट सकते। तो काटेंगे किसको? लिथियम को। कैसे? जो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, ये क्या है? एक रिबन जैसे टाइप्स के अंदर मिलते हैं। मतलब कैसा? जैसे रिबन होता है, वैसे ही परत के तौर पे इनको लिया जाता है। तो ये परत जैसी होती है, एक छोटी सी लेयर होती है। उस लेयर को आसानी से हम किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ये तीन चीजें हो जाएंगी। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। मतलब जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, वो वाले चीजों को ही हम चाकू से काट सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सोने का कैरेट होता है, कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना? 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, या फिर 18 कैरेट का? तो सबको इजी आंसर है ये, तो 24 कैरेट का होता है। अब बात करेंगे हीरे की। हीरे के कैरेट के कोई अभी तक तो भाई मेरे को पता नहीं लगा है। बाकी हीरे कई कई बार 1000 कैरेट का भी निकल जाता है, कई बार 2000 का भी निकल जाता है। तो वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि हीरा कितने कैरेट का होता है फिक्स करके। ठीक है, अगला देखो, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। पहला दे रखा है संक्षारण कहते हैं, या सदलेपन कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या फिर विद्युत अपघट्य कहते हैं। देखो, संक्षारण मतलब तो जंग लगना है, तो वो जंग से तो बचाने के लिए तो लेपन किया जाता है इसका। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा यसद लेपन। क्या आ जाएगा? यसद लेपन आ जाएगा। ठीक है, इसको जस्तीकरण भी बोला जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगर यश लेपन या जस्तीकरण आ जाए तो एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन निम्नलिखित में से है? धातु है, या अधातु है, या उपधातु, या इनमें से कोई नहीं? देखो, कार्बन क्या होती है? एक गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात है कोल की। वो तो क्या होता है? एक भंगुर अवस्था में होता है, लेकिन वो फिर भी धातु तो नहीं होता है, लेकिन ठोस होता है। ठीक है, तो धातु नहीं होती कौन? कार्बन। तो क्या होगी फिर? अधातु। अगला देखो, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना हुआ होता है? तो जो देखा होगा, अब तो क्या होता है, एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो एलईडी बल्ब्स के अंदर तो नहीं होता वो तंतु। लेकिन पहले जमाने में जो आते थे, 10 रुपए की बल्ब्स आते थे दुकानों, जनरल स्टोर पे भी मिल जाते थे वो। तो उनके अंदर क्या होता था? एक छोटे से स्प्रिंग आकार का एक धातु जैसे लटका हुआ होता है। जैसे तुम उस बल्ब को हिलाते थे तो वो भी हिलता था। तो वो जो जब बिजली उसके अंदर प्रवाहित होती थी, उसके अंदर बहती थी, उस टाइम क्या करता था? वो स्प्रिंग वाला ही पार्ट जलता था। जैसे रेड कलर की रोशनी निकालता था, और फिर चारों तरफ रोशनी हो जाती थी। होता था ऐसा। लेकिन ये बात इसने क्वेश्चन पूछा कि वो धातु किसका बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो धातु होता है टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। क्यों टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों किया उसके अंदर? क्योंकि टंगस्टन धातु का क्या होता है? इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है। तो इसको ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तब ये नहीं होता। लेकिन कुछ स्थिति में आता है, बार बार टेम्परेचर देने से वो धातु की जो
मजबूती होती है वो खोने लग जाती है, फिर धीरे धीरे जाके वो खराब हो जाते हैं बल्ब। ठीक है, तो इसलिए क्या उन्होंने उनको रूपांतरण करके अब के जमाने में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने लग गए हैं। अगला देखते हैं, पीतल है एक, पीतल क्या है इसके बारे में बताना है। पीतल क्या है, एक धातु है या अधातु या उपधातु या फिर मिश्र धातु। चार ऑप्शन है, तो पीतल क्या होता है, क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अच्छा वो पीतल का मैं बता देता हूं, अब अगर आपको याद नहीं है तो पीतल के लिए एक ट्रिक भी बता देता हूं, पिताजी। ठीक है, ये याद कर लेना, पिताजी। ठीक है, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक। तो ये जो पीतल बना किससे बना, तांबा और जिंक के मिश्रण से बना है। तो ये आसान से ट्रिक थी, ये होगी आपको काम में भी आएगी कि पीतल धातु मिश्र धातु किससे बनती है, तांबा और जिंक के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु है, फेरस, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर ओरम। धातु बतानी है, देख लो, फेरस है धातु है, बिल्कुल धातु है, ये तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम भी धातु होती है, उसके बाद ओरम, ओरम मतलब सोना, वो भी धातु है। तो बचा कौन, कार्बन बच गया हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट देखो, पारा एक नहीं सॉरी पारा और एक अन्य किसी धातु के मिश्र धातु को कहा जाता है। एक तो पारा हो गया, और उसके अंदर किसी और चीज को अगर मिला दूं तो उससे बनने वाला जो मिश्र धातु होता है उसको क्या कहते हैं। आसान भाषा में बता देता हूं आपको, पीतल तो कहते ही नहीं है, अभी हमने देख लिया, कांसा भी नहीं, सोल्डर भी नहीं होता। सोल्डर में शीशे का इस्तेमाल होता है। तो ये तो कहानी खत्म इसकी, बचा कौन, अमलगम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमलगम। अब देख लेना, हमेशा कोई भी धातु हो चाहे, अगर वो पारा के साथ क्रिया करती है ना तो वो अमलगम ही कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहेंगे। पहला दे रखा है फ्लस्क, दूसरा गैंग, तीसरा दे रखा है मिश्र धातु और चौथा दे रहा है स्लैंग। तो इसमें से कौन सा हो सकता है। देखो अयस्क के अंदर क्या होती है, देखो आपने क्वेश्चन देखा होगा एक, उसको चलो वो शायद उदाहरण दिया होगा, चलो उसको जानने दो। आपने खनिज, गैंग, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ा है, वहां पे पढ़ा है। तो आपने खनिज के बारे में पढ़ा होगा कि खनिज क्या होता है जो धरती से प्राप्त होता है। उसके बाद अयस्क क्या होता है, जिसके अंदर धातु की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसको अयस्क कहते हैं। तो वहीं पे एक गैंग नाम की चीज भी होगी, मैंने पढ़ाई थी। और जिसने नहीं पढ़ा तो दूसरे टीचर से आपने पढ़ा भी होगा कि गैंग किसे कहते हैं। तो गैंग वो चीज होती है जो क्या करती है, धातु से अशुद्धियां निकलती हैं, मतलब पूरा अयस्क के अंदर से जो अशुद्धि बाहर निकलती है ना। और भाई मैंने बताया था अयस्क क्या होता है, जिसमें अंदर धातु की ज्यादा मात्रा होती है, उसको अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से इसने धातु को निकाल लिया तो बचा क्या, अशुद्धियां, रेत, मिट्टी, कंकड़ बचे, तो वो क्या कहलाती हैं, गैंग कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैंग। अगला देखिए, निम्न में सबसे कठोर पदार्थ है, सोना, चांदी, जिंक या फिर हीरा। तो इसमें से कठोर पदार्थ देखना हमें कौन सा हो सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास, तो बता सकते हैं सोना, चांदी, जिंक, हीरा, सारे कठोर हैं, लेकिन प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, जिसको एक हथौड़े से भी पीटने की तोड़ने का ट्राई करें तो वो नहीं टूटेगा। तो आप किसी भी हीरे को हथौड़ा मार के पता लगा सकते हो कि ये असली है या नकली है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है, या आप जब उसके बारे में 10th क्लास का पूरा चैप्टर पढ़ोगे कार्बन वाला, तो उसके अंदर आपको मिलेगा इसके अपर रूप, जब बात कार्बन के अपर रूपों की बात आएगी तब उसके अंदर बताएगा आपकी को हीरे के अंदर ये वाला बंद पाया जाता है, ये वाला बंद, षटकोणीय, जो भी होगा वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, शायद मैंने इसका एक वीडियो अपलोड पहले भी कर चुका हूं, तो उस पर आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में, 10th क्लास साइंस, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कॉपर, अर्जेंटीनम या फिर एल्यूमिनियम या फिर फेरस। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, घरों के इस्तेमाल किया जाता है जो लगभग वायर जो होती हैं कॉपर की बनी होती है। तो एक हमारा राइट आंसर ये हो सकता था, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा, अर्जेंटीनम, मतलब कि चांदी। अब देखो आपने कहा कि मैंने कहा है कि सर आप पूछोगे कि सर ये तो गलत बात हुई, फिर आप चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते इन तारों के अंदर। तो मैं बता देता हूं आपको, इन विद्युत लाइनों के अंदर चांदी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते बेटा, क्योंकि ये होते हैं महंगे, इसलिए इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते। तो पहले समय में नहीं था, चांदी के इस्तेमाल किया जाता था बर्तनों में, सोने, ये सब चीजों के इस्तेमाल सोने चांदी से किया जाता था। क्योंकि एक तो आकर्षक लगते थे, देखने में भी चमकदार होते थे, और ऊपर से क्या करते थे वो
जो भी क्या करते हैं, खाने को अच्छा रखने का काम करते थे, मतलब एक प्रकार से प्रवाह कर पाते थे किनका, आयनों का। तो इस वजह से खाने को खराब नहीं होने देते थे वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, चांदी के अंदर सबसे ज्यादा होगा, तो चांदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी, कॉपर पे टैप हो गया गलती से। ठीक है, आगे देखो, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये आपको चैप्टर के अंदर भी लिखा, ऐसे की ऐसे लाइन लिखी होगी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कौन सा, तन्यता वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा तन्यता किसके अंदर पाई जाती है, सोने के अंदर ही पाई जाती है। अगर कोई पूछ ले कि सोने के अंदर, नहीं सॉरी, किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है, किस धातु के अंदर सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है, तो कह देंगे सोने के अंदर, कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने दिया था, तो ये आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का क्या अनुपात होता है, तो इसको आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, मैं इसका कोई आंसर नहीं दूंगा। नेक्स्ट, चलो देना ही पड़ेगा क्या, ठीक है तो भाई लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कह रहा है कि वो अधातु है लेकिन फिर भी चमकीली है। तो देखो, कार्बन में तो कोई चमक नहीं है, तो ब्रोमीन में भी नहीं है, और आयोडीन में ऐसा काम होता है। धातु ये क्या, धातु जो है चमकीली होती है। ठीक है, तो हो गया हमारा राइट आंसर आयोडीन। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, पोटेशियम या फिर सोडियम या फिर लोहा या फिर तांबा। सबसे अधिक सक्रियता तो किसके अंदर पाई जाती है, मैंने सक्रियता अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा सक्रियता किसके अंदर होती है, पोटेशियम के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद किसके अंदर होती है, सोडियम के अंदर होती है, फिर उसके बाद लिथियम के अंदर होती है, और फिर उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, पोटेशियम के अंदर। अगला देखो, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। पीट कर पतली चादर में बदल देना, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। ठीक है, किसी चीज को पीट पीट कर पतली चादर में बदल देना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीय, या किसी धातु को मान के चले। आगे देखो, ये भौतिक गुण है किसके, धातुओं के भौतिक गुण है कि तन्यता या फिर आघात वर्धनीय या फिर सोनोरस, विद्युत प्रवाह, ये सब क्या है, इसके भौतिक गुण होते हैं किसके, धातुओं के। आगे देखो, निम्नलिखित 4 तत्वों में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो पहला दे रखा है कॉपर, हाइड्रोजीनियम, अर्जेंटीनम, ओरम, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, बताए 4 तत्वों में से। तो देखो, सबसे पहले अर्जेंटीनम और ओरम तो क्या होते हैं, निम्न क्रियाशीलता के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम होते हैं, और हाइड्रोजीनियम भी इनके अंदर ही आ जाता है। तो बचा कौन, कॉपर। कॉपर क्या करता है, बीच के अंदर आता है, ना तो ज्यादा क्रियाशील और ना कम क्रियाशील, तो बीच के अंदर आता है। तो कॉपर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। पहला दे रखा है सोल्डर, दूसरा दे रखा है स्टील, तीसरा गन मेटल, और चौथा उपधातु। ठीक है, तो ये अभी मैंने पहले क्वेश्चन आ भी चुका था, तो मैंने उसमें वहां पे उदाहरण दिया था कि जो सोल्डर की बात हो रही थी कि ये इसके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वहां से आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो। अगर नहीं दिया होगा तो फिर क्या फायदा आपको वीडियो देखने का। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि आपको आंसर सही बताना। तो यहाँ पे दे रखा है, सीसा और टीन के मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है, किसमें होता है, सोल्डर में होता है। ठीक है, तो इसका अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, बाकी मेरे तो ध्यान में ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी बना सकते हो। तो याद रख लेना, सोल्डर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तावस्था में पाई जाने वाली धातु है। दे रखा है पहला लोहा, पारा, सोडियम और सोना। अब आप बोल सकते हो तो इसमें तो हम कैसे पता लगा पाए सर कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पुराने समय में क्या करते थे, चांदी को निकालते थे। जैसे आपने मोहनजोदाड़ो इनके बारे में पढ़ा होगा। और हाँ, जो ऋतिक रोशन की मूवी भी आई थी मोहनजोदाड़ो के ऊपर, तो उसमें क्या होते थे, वो नदी बहती थी, तो नदी के अंदर वो क्या लगाते थे, छलनी लगाते थे और सोने को इकट्ठा करते थे। तो उन्होंने कोई अलग से एफर्ट नहीं किया, खाली छान के उनको बाहर निकाल लिया पानी में, बहते पानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोना मुक्त अवस्था में मिला उनको, ऐसा कुछ एफर्ट करना नहीं पड़ा उनको, खाली बह रहा था उसको उन्होंने निकाला वहां से। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। आगे देखो, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है। अधातु है और कमरे के ताप पे द्रव रहता है।
तो सबसे पहले कार्बनीय धातु है, ये भी सारे अधातु दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन धातु है, सॉरी। तो ये तो अधातु चार नीचे दे रखे, नहीं सॉरी 3 दे रखे हैं, एक धातु है और बाकी 3 अधातु हैं। तो कार्बन तो होगा ही नहीं, क्या वो कमरे की ताप पे द्रव रहता है? कभी भी नहीं रहता। कोयले को तुम कमरे में रखोगे तो पानी में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो बच कौन गया? आयोडीन और सल्फर। तो इसके अंदर से कौन सा उदाहरण हो सकता है हमारा? ओ हो गलत बोल, ध्यान नहीं दिया बच्चों, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन को मैंने धातु बता दिया था, यहाँ पे गलती कर दी हमने, आंसर हमारा क्या होगा? ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान देंगे, मैंने गलती से इसको ब्रोमीन को धातु में बता दिया था, तो ये अधातु होता है ब्रोमीन, सॉरी। तो आगे देखते हैं, धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि है कौन सी? आसवन, विद्युत अपघटन, परगलन और उदर्वपातन। अच्छे से मतलब सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? तो सबसे बढ़िया धातुओं की विद्युत को धातुओं को शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा आएगी विद्युत अपघटन, ठीक है। और एक बात मैं साथ साथ आपको और बता देता हूं कि कई बार क्या, अब जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा वहां पे गलत कर दिया, तो आप सोच रहे हो टीचर को आता नहीं है, तो और फिर कई और जो टीचर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, पहले उस पूरे को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वहां पे डिस्क्राइब करते हैं, उनको पूरा से समझाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, तुरंत निकालता हूँ और तुरंत देता हूँ, इसी से मेरी एबिलिटी भी अच्छी बनती है। और साथ के साथ अगर आपको नहीं पता तो ये आपको मैं बता दूं कि ये मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ, पहले आपको करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, कभी आप सोच रहे हो सर का खुद का ही गलत आ रहे हैं इतना पढ़ने के बाद भी, तो टीचर भी इंसान ही है यार एक। आगे देखो, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? पहला दे रखा है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। तो सबसे ज्यादा तन्य कौन होगा? सोना। क्यों? 1 ग्राम से 2 किलोमीटर, अभी थोड़ी देर पहले आया था। आगे देखो, प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिसे तत्वों को लाभपूर्वक निष्कासित किया जा सके कहलाता है। प्रकृति, देखो दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से नहीं आया समझ में। प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे तत्वों को लाभपूर्वक निष्कासित किया जा सकता है, अच्छा कहलाता है, क्या कहलाता है? खनिज या फिर खनिज, अयस्क, यौगिक या फिर लवण। हाँ, तो इसके अंदर हो जाएगा अयस्क। देखो अयस्क क्यों हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको अयस्क क्या होता है, कि अयस्क वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, धातुओं की गुणवत्ता की मतलब धातु ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, अशुद्धियां कम होती है, तो उसको अयस्क कहते हैं। तो उन्हीं को निकाल के हम धातु को शुद्ध करते हैं, या उनको धातुओं को निकालते हैं, उस तत्वों को निकालेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? अयस्क। अगला देखिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो देखो जैसे धातु कौन है, ये क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम जब किसके साथ क्रिया करेगा? इस जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? KOH बनाएगा। अब लास्ट में OH आया, इसका मतलब ये वाला आयन कौन सा हो गया? OH माइनस आयन हुआ। और ये किसके अंदर होता है? क्षारीय प्रकृति में। तो हमारा राइट आंसर यहां से क्या आ जाएगा? क्षारीय। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? पहला दे रखा है तांबा, सोना, जिंक, पोटेशियम। ऑक्सीजन से संयोग बिल्कुल भी नहीं करता। कौन नहीं कर सकता? देखो देखो इसके अंदर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो तांबा हो गया, या फिर सोना हो गया, जिंक हो गया, या फिर पोटेशियम। पोटेशियम भी करता है, अभी लास्ट में देख लिया हमने, जिंक भी करता है, ZnO ऐसा बनाया होगा आपने, देखा होगा चैप्टर्स के अंदर, और तांबा भी करता है CuO ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर ही हमारे गलत हो गए, बचा कौन? सोना। तो सोना बिल्कुल भी नहीं करता। आगे देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। अब देखो धातुओं वाले तो क्या थे? क्षारीय थे। तो अधातुओं की क्या हो जाएंगे? बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। आगे देखो, अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो अम्लीयता में, जैसे हाइड्रोजन की क्रिया में किसी के साथ भी करवा दूं, क्लोरीन के साथ कराए तो क्या बन गया? HCl बनेगा। ऐसा ही तो होगा भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु की सतह पर ऑक्साइड की जो परत चढ़ा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? यथ लेपन, एनोडीकरण, क्रोमियम लेपन, या इनमें से कोई नहीं। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि ये आंसर होगा कौन? यसद लेपन, ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन यहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। कह रहा है कि धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑक्साइड की परत बना रहे हैं एक, तो देखो यहां से, तो यहां पे क्या कर रहा है? धातुओं के ऊपर पहले भी था यसद लेपन आना चाहिए था, बिल्कुल क्या करते? संक्षारण से वो
बचाते थे। अब संक्षारण किससे होता है? नमी की वजह से होता है, इसलिए क्या होता है? यशदलेपन होता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्साइड की परत चढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा था? नमी से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्साइड की परत चढ़ाएगा तो क्या आ जाएगा? एनोडीकरण। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं। यह यौगिक जल में विलय और यह तत्व हो सकता है, ये बताना आपको। कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। तो ऐसे तत्वों का नाम बताओ कि जो ऑक्सीजन से क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना दे। तो सबसे पहले यहां दे रखा कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जैसे CuO वाला बनाया था। आगे देखो, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? पहला दे रखा है लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट भाई किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का होता है। आगे देख लीजिए, साधारण ताप पर फास्फोरस का आणविक सूत्र है। साधारण ताप पे बताना है, तो फास्फोरस P या फिर P2 या फिर P8 या फिर P4। तो इसमें आना चाहिए P2। ये बस ये खास कोई क्वेश्चन तो है नहीं, आया तो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। तो हमारा क्या है? 30 के अंदर से 29 सही है। एक वाला देखो हमने गलती से उस पे टैप करना था, निचले वाले पे टैप करना था, ऊपर वाले पे हो गया, इसलिए हमारा वो गलत आंसर हो गया। और एक हमारा गलत था, तो हमारे 29 कम से कम अप्रोक्सीमेट मान लो कि 97% हमारा आ रहा रिजल्ट इसके अंदर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को पूरा देखा है, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ऐसा लगा है तो एक बार वो लाइक वाला बटन है उसको दबा दीजिए, एंड साथ के साथ क्या कीजिए, ये जो सब्सक्राइब वाले बटन को भी टैप कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिले आपका भी, और अच्छे से हम आगे भी ऐसी वीडियो डाल सकें। तो ये ध्यान रखना, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमें पता लग जाए, या नहीं सॉरी आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है। हो सके तो कल दोबारा से एक नई वीडियो आएगी। तो अच्छे से पूरी वीडियो देखना एंड प्रिपेयर करना अपने एग्जामिनेशन को। हाफ ईयरली से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के अंदर, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाफ ईयरली के थोड़े और क्लोज चलते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आप अच्छे से लर्न कीजिए एंड सर्दी के मौसम से अपने आप को बचा के रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ पे थोड़ी देर में प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर टैप करके आप और वीडियो भी चेक कर सकते हो, ठीक है गाइज।